मुझ पर उस वक़्त जुनून तारी हो रहा था और मैं नतीजे की परवाह किए बगैर पलट-पलट कर उन दोनों गुंडों पर हमले कर रहा था। वो अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझते थे। उन्होंने लौंडा समझकर मेरा मज़ाक उड़ाया था और ये लौंडा उनके लिए कहर बन गया था। उन दोनों के नाक और होंठों से खून बहने लगा था। अब वो मेरा मुकाबला करने के बजाय अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। दुर्गा को शायद वो भूल ही गए थे, जिसे वो उठाने के लिए आए थे। मुझे हैरत थी कि इतने बड़े होटल की पार्किंग एरिया में इतना ज़ोरदार हंगामा हो रहा था और अभी तक किसी को खबर नहीं हो सकी थी। इसकी वजह शायद ये थी कि पार्किंग प्लॉट गेट से हटकर बहुत फासले पर था और इत्तेफाक से इस वक्त कोई नई गाड़ी होटल में दाखिल नहीं हुई थी और ना ही कोई होटल से जाने के लिए पार्किंग की तरफ आया था। इस मारधाड़ में गुंडे का हाथ एक बार फिर दुर्गा के मुंह पर पड़ गया। इस मर्तबा दुर्गा ने अक्लमंदी ये की कि उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। दुर्गा की ये कोशिश रायगाह नहीं गई। लॉबी में उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर चंद लोग दौड़ते हुए बाहर आ गए और इधर उधर देखने लगे। दुर्गा बदस्तूर चीख रही थी। कई आदमी चीखते हुए पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े। उनमें से 2 होटल के सिक्योरिटी गार्ड भी थे। वो दोनों गुंडे अब भागने के चक्कर में थे। उनमें से एक तो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर रखवी दीवार की तरफ भाग खड़ा हुआ। दूसरे ने भी कोशिश तो की, मगर वो अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। मैं उसे नीचे गिराकर उसकी टांगों से लिपट गया और दुर्गा ने भी उसके सर पर सैंडल बरसानी शुरू कर दिए। 5-6 आदमी दौड़ते हुए पार्किंग में पहुंच गए। लंबे तड़ंगे 2 सिक्योरिटी गार्ड सबसे आगे थे। दोनों के हाथ में पिस्तौल थे। एक ने तो वहीं रुककर पिस्तौल उस गुंडे की खोपड़ी से लगा दी जिसे मैंने गिरफ्त में ले रखा था और दूसरा अकवी दीवार की तरफ दौड़ा जहां दूसरा गुंडा दीवार पर चढ़ चुका था। गार्ड ने फायर कर दिया, मगर वो गुंडा दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा चुका था। गार्ड भी दीवार पर चढ़ गया, लेकिन फिर उतर कर वापस आ गया। वो गुंडा शायद इस तरफ गली की तारीकी में गायब हो चुका था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो इस गुंडे की खूब अच्छी धुनाई की थी जिसे मैंने पकड़ा था, फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर उठा दिया। होटल का मैनेजर भी इस हंगामे की इत्तला पर दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। वो फौरन ही दुर्गा की तरफ मुतवज्जा हो गया। दुर्गा की हालत काफ़ी नागुफ्ताबा हो गई थी। लिबास फट गया था, बाल बिखर गए थे। क्या हुआ, ये कौन है? मैनेजर ने गुंडे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पीकर वापस जा रही थी कि यहाँ इसने अपने एक और साथी के साथ हमारा रास्ता रोक लिया। दुर्गा ने बताया, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाना चाहते थे, मगर मेरा दोस्त मुज़ाहमत न करता तो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाते। दूसरा कहाँ है? मैनेजर ने इस मरतबा गार्ड से पूछा। वो भाग गया सर, एक गार्ड ने जवाब दिया। इसको इन शरीमान ने पकड़ रखा है। इसने मेरी तरफ इशारा किया। ये गुंडे होटल में दाखिल कैसे हुए? मैनेजर बोला। हम लोग अंदर की ड्यूटी पर थे सर, ये तो बाहर वाले गार्ड्स बताएंगे कि ये अंदर कैसे आए थे। उस गार्ड ने जवाब दिया। ठीक है, इसे अंदर ले चलो, मैनेजर ने कहा। फिर दुर्गा की तरफ देखते हुए बोला, आप भी तशरीफ़ लाइए दुर्गा देवी। जो कुछ भी हुआ मुझे इसका अफसोस है। हम लोग मैनेजर के दफ्तर में आ गए। जख्मी गुंडे को एक तरफ कालीन पर बिठा दिया गया। एक गार्ड उस पर पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया। मेरा निचला होंठ भी फट गया था जिससे खून रिस रहा था। मैनेजर ने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरा होंठ साफ करके बैंडेज लगा दी। दुर्गा एक कुर्सी पर बैठी अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसका ब्लाउज फट गया था और उसने साड़ी से अपना सीना ढक रखा था। 3-4 और आदमी भी कमरे में मौजूद थे। वो सब भी शहर के मुअज़्ज़िज़ीन थे और वो सब लोग दुर्गा को भी अच्छी तरह जानते थे। एक बार फिर सारी कहानी दोहराई गई। ठीक है दुर्गा जी, मैनेजर ने दुर्गा की तरफ देखते हुए कहा। अब सूरत हाल ये है कि अगर पुलिस में रिपोर्ट आपकी तरफ से लिखवाई जाए तो आपकी भी खींचातानी होगी। हो सकता है ये खबर सुनकर महाराणा भी नाराज़ हों। वो पहले ही अपनी हवेली में होने वाले वाक़े से परेशान हैं और हम उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते और यकीनन आप भी ऐसा नहीं चाहेंगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये कोई ऐसा मामूली वाक़या भी नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलवा लेता हूँ और बेहतर होगा कि इस मामले से पुलिस ही को निमटने दिया जाए। आप हजरात का क्या ख्याल है? उसने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों की तरफ देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर गिरधारी, एक आदमी ने गोया सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहा। दूसरों ने भी तायद में सर हिलाया। तो ये तय हुआ कि इस मामले से पुलिस को ही निमटने दिया जाए। मैनेजर गिरधारी ने इस मरतबा दुर्गा की तरफ देखते हुए कहा, आप शांत रहिएगा देवी जी, इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो फिर दुर्गा ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, तो फिर मेरा और मेरे दोस्त का नाम नहीं आना चाहिए। आपको परेशानी से बचाने के लिए ही तो हमने ये सोचा है, मैनेजर ने कहा। वैसे आपने श्रीमान जी का तारुफ नहीं कराया। ये मेरी दीदी के देवर हैं, आज ही मुकराना से आए हैं, अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे हुए हैं। ये पहली मरतबा यहाँ आए हैं और आते ही ये दुर्घटना पेश हो गई। वेरी सैड, मैनेजर ने कहा और एक बार फिर हम दोनों से इस वाक़े की माजरत करने लगा। फिर बोला, आप जाइए देवी जी, आपको आराम की ज़रूरत है।
अगर आप पसंद करें तो मैं अपने 2 गनमैन आपके हमरा कर दूं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। ऐसे 2-4 लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। दुर्गा ने कुर्सी छोड़ दी। इसके साथ ही मैनेजर और दूसरे लोग भी उठकर खड़े हो गए। सबने हाथ जोड़कर दुर्गा को प्रणाम किया। मैनेजर तो पार्किंग तक हमारे साथ आया था। वो बार-बार माज़रत कर रहा था। दुर्गा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो गाड़ी चला सकती, इसलिए ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली और दुर्गा पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैं ज़्यादा अच्छी तरह ड्राइविंग नहीं जानता था, मगर इतना अनाड़ी भी नहीं था। होटल की पार्किंग से गाड़ी निकालकर मैं सड़क पर ले आया और दुर्गा के कहने पर उसे बाएं तरफ मोड़ दिया। दुर्गा मुझे ऐसे रास्ते बता रही थी जहां ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। वो अपनी सीट पर बार-बार पहलू बदल रही थी। मुझे यकीन था कि उसे कुछ अंदरूनी चोटें लगी होंगी, जिसमें गालिबन अब तकलीफ शुरू हो गई थी। एक मरतबा उसने पहलू बदला तो साड़ी का पल्लू ढलक कर नीचे लटक गया। इस वक्त मैंने भी उसकी तरफ देखा। उसका ब्लाउज चीथड़े की तरह झूल रहा था। मेरी नज़र उसके उरियान सीने पर पड़ी तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। स्टीयरिंग पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और गाड़ी सड़क पर लहरा गई। गाड़ी संभालो, दुर्गा चीखी। मैं फौरन ही हवास में आ गया और अगर स्टीयरिंग न संभाल लेता तो गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा जाती। दुर्गा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इसने फौरन ही साड़ी के पल्लू से सीना ढांप लिया था। उस बाजार में दाखिल होते ही मैंने पहचान लिया। जब हवेली से अलग अलग निकले थे तो मैं यहीं से दुर्गा के साथ गाड़ी में बैठा था। मैंने कार की रफ्तार कम की तो दुर्गा बोल पड़ी, इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, हमारी गली में सन्नाटा होगा, तुम्हें यहाँ उतरने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ ही चलो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस बाजार में ज़्यादातर राशन और अनाज की दुकानें थीं। बहुत सी दुकानें बंद थीं, इक्का दुक्का खुली हुई थी या निचले दर्जे के 1-2 रेस्टोरेंट थे जहाँ पुरशोर आवाज़ में फिल्मी गानों की रिकॉर्ड चल रहे थे। दुर्गा के कहने पर मैंने कार दाएं तरफ एक कुशादा गली में मोड़ ली और 100 गज का फासला तय करके उसे एक बार फिर दाएं तरफ की गली में मोड़ दिया। दुर्गा ने ठीक कहा था, हवेली वाली गली में इस वक्त सन्नाटा था। मैंने फाटक के सामने कार रोक कर हॉर्न बजाया। 2 मिनट बाद फाटक में एक मुरब्बा इंच की एक खिड़की से किसी ने झांक कर देखा और फिर फाटक खुल गया। मैं कार को अंदर लेता चला गया। फाटक सीता ने खोला था। गाड़ी अंदर दाखिल होते ही उसने फाटक बंद कर दिया और जिस वक्त मैं और दुर्गा कार से उतर रहे थे उसी वक्त गेट की तरफ से आती हुई सीता और लॉन से कल्पना भी हमारे करीब पहुंच गई थी। हमारी हालत देखकर दोनों उछल पड़ी। कल्पना के चेहरे पर तो हवाइयाँ सिउड़ने लगीं। ये क्या हुआ दुर्गा जी? सीता बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे टटोलने लगी। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया जा सकता है, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुस्कुराने की कोशिश में होंठ की तकलीफ की वजह से मेरे मुंह से बेख्तियार करार निकल गई। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि लफड़ा हो गया है और दूसरे सवालों का जवाब बाद में दिया जाएगा। दुर्गा जी तुम ये बताओ, ये सब क्या है? तुम्हारी क्या हालत हो रही है? सीता दुर्गा की तरफ मुतवज्जा हो गई। महावीर का जवाब दुरुस्त है, दुर्गा ने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। लफड़ा हो गया था, बाकी तफसील बाद में। दुर्गा साड़ी संभालती हुई अंदर चली गई। उसके 2 मिनट बाद मैं भी सीता और कल्पना को हैरान और परेशान छोड़कर बेडरूम में आ गया। मैं तकरीबन 1 घंटे बाद अपनी मुरम्मत करके और लिबास बदल कर बाहर आ गया तो दुर्गा हॉल कमरे में सीता के साथ बैठी हुई थी और कल्पना किचन में थी। दुर्गा ने शब ख्वाबी का लिबास, बुश शर्ट और पाजामा पहन रखा था। शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला हुआ था। दुर्गा के बाएं रुखसार पर नील सा बढ़ गया था जिस पर उसने शायद कोई क्रीम लगा ली थी। वो बार बार दायां पहलू भी दबा रही थी। सीता बड़ी तवज्जो से दुर्गा की बातें सुन रही थी। मैं सोफे पर बैठा तो उठकर मेरे करीब आ गई। दुर्गा जी ने मुझे सब बता दिया है। वो एक बार फिर मुझे टटोलते हुए बोली, आज तुमने साबित कर दिया और दुर्गा जी के सामने मेरी लाज रख ली कि मेरा इंतखाब गलत नहीं है। महावीर वाकई बहुत हिम्मत वाला है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर आज ये हमारे साथ न होता तो सूरत हाल कुछ और ही होती। अब बात मेरी समझ में आ गई है कि कश्मीर में भारतीय सुरमाओं पर तुम्हारे नाम की दहशत क्यों है। तुम दू बदू लड़ाई में इतने ज़्यादा खतरनाक हो तो जब राइफल तुम्हारे हाथों में हो तो तुम क़यामत बन जाते होगे। मुझे अफसोस रहेगा कि सीता ने मेरे हाथों से राइफल छीन ली। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। सीता की आंखों में उदासी उभर आई। परेशान क्यों होते हो? वो मेरे चेहरे को तकते हुए बोली, मैदान जंग न सही लेकिन यहाँ भी तुम अपने महाज पर हो और सीता तुम्हारे साथ है। यहाँ रहकर तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा होगा। तुम अभी सही तौर पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते लेकिन ये कामयाबी हासिल करने के बाद तुम कश्मीर में जंग का नक्शा बदल दोगे और तुम्हारा ये कारनामा ढका छुपा नहीं रहेगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा जान लेगा कि आज़ादी के परचम बुलंद करने वालों में तुम्हारा भी हाथ है। और वो कल्पना को आते देखकर खामोश हो गई।
खाना लगाऊं दीदी, 12 बजने वाले हैं, कल्पना ने करीब आकर कहा। हाँ लगा दो, भूख लग रही है, दुर्गा बोली। इतनी मार खाने के बाद भी पेट नहीं भरा दुर्गा जी, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, दुर्गा ने उठते हुए कहा। ऐसी बातें तुमसे नहीं तो और किससे करूंगी दुर्गा जी, सीता उठकर उससे लिपट गई। इसके इस तरह लिपटने से दुर्गा बेख्तियार करा उठी। खाने के बाद दुर्गा को वो गोल्डन सेब याद आ गए जो होटल जाने से पहले हमने बाजार से खरीदे थे। ओए मेरी तो मत ही मारी गई। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, मैंने बाजार से फल और तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी, गाड़ी में रखी हुई हैं, अभी लेकर आती हूँ। महावीर तुम मेरे साथ आओ। मैं मेज से उठा तो सीता भी उठ गई। वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। हम बाहर निकले तो दुर्गा पोर्च में खड़ी हुई कार का पिछला दरवाज़ा खोल चुकी थी। मैंने और सीता ने पिछली सीट पर से तमाम चीज़ें उठा ली और अंदर आकर सोफ़ों के दरमियान कालीन पर ढेर कर दी और हम लोग भी कालीन पर ही बैठ गए। कल्पना तुम भी आओ, बर्तन बाद में समेट लेना, दुर्गा ने उसे आवाज़ दी। कल्पना भी हमारे करीब आकर बैठ गई। दुर्गा ने सबसे पहले वो चीज़ें निकाली जो कल्पना के लिए खरीदी थी। उनमें 3 साड़ियाँ और 3 जदीद तराश के राजस्थानी लिबास थे। कल्पना के चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हमारी अकीदत कि वो बार बार दुर्गा के पैर छू रही थी। इसके बाद सीता की चीज़ें उसके हवाले की गई। सीता भी इस कदर खुश हुई कि वो दुर्गा से लिपट गई और उसे ज़ोर से भींच लिया। दुर्गा करा उठी। सॉरी दुर्गा जी, सीता ने इसे छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं था कि तुम ज़ख्मी हो रही हो। दुर्गा ने जवाब में मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था और फिर मेरे लिए ख़रीदे गए कपड़े भी उन्हें दिखाए गए। और तुम दुर्गा जी, सीता ने इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा? मेरे पास इतने कपड़े हैं कि रोज़ाना 2-2 जोड़े भी तब्दील करूं तो साल भर में ख़त्म न हो, और एक जोड़ा तो कम हो गया ना, सीता बोली। मेरा मतलब है वो साड़ी जो तुम फड़वाई हो, ये दुर्घटना बाद में पेश आई थी, बहरहाल मौका मिलेगा तो अपने लिए भी तुम्हारी पसंद से एक साड़ी खरीद लूंगी, दुर्गा ने जवाब दिया। सीता और कल्पना देर तक चीज़ों को उठा कर देखती रहीं। फिर सीता मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस लफड़े से कतई नज़र आज का दिन कैसा गुजरा? कहाँ गए थे, क्या कुछ देखा? चंद हवेलियाँ देखी हैं जिन्हें फ़न तामीर का शाहकार कहा जा सकता है, मैंने जवाब दिया। मैं बताती हूँ, दुर्गा जल्दी से बोली। इसके होंठों पर शौक़ से मुस्कुराहट उभर आई थी। सालम सिंह की एक कनीज़ से भी इसकी मुलाकात हुई। मैंने दुर्गा को घूर कर देखा मगर वो इस वक्त तफरीह के मूड में थी। ओहो, सीता ने मेरी तरफ देखा। कैसी रही थी वो? बहुत बूढ़ी होगी वो, 200-250 साल, बिल्कुल जवान थी वो, दुर्गा ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी और कल्पना की तरह खूबसूरत भी तुम जैसी थी, इसलिए तो ये अपना सब कुछ हार गए। कहाँ है वो हराफा? मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इसकी टांगें तोड़ दूंगी, उसकी आंखें फोड़ दूंगी, और उसकी आंखों ही में तो सब कुछ है। दुर्गा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद मज़े लेकर मेरे साथ सालम सिंह की हवेली में पेश आने वाला वाक़या सुनाने लगी। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा और नदामत सा महसूस कर रहा था और सीता और कल्पना कहके लगा रही थी। हम रात को बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर कल्पना और सीता कालीन पर बिखरी हुई चीज़ें संभालने लगी और मैं उठकर बेडरूम में आ गया। होंठ के अलावा मेरे जिस्म के बाद दूसरे हिस्सों में भी तकलीफ़ हो रही थी। बाएं कांधे में तकलीफ़ ज़्यादा थी। मैं बिस्तर पर लेटते ही हाथ से कांधे दबाते दबाते सो गया। मेरी आंख सुबह देर से खुली थी। सीता भी मेरे बेड पर सो रही थी। मैं कुछ देर तक खामोश लेटा रहा, सामने वाली दीवार को घूरता रहा। फिर घड़ी की तरफ देखा, 10 बज रहे थे। मैंने सीता को जगाने की कोशिश की मगर वो करवट बदल कर सो गई। क्या है, सोने दो ना, वो नींद में बिड़बिड़ाई। मैंने इसे छोड़ दिया और बाथरूम में घुस गया। सीता 11 बजे के करीब बेदार हुई। जाहिर है हमारे पास सोने के अलावा और काम ही क्या था। देर तक सोते रहे और रात को देर तक दुनिया जहान की बातें करते रहे। मैं हॉल के कमरे में आया तो कल्पना कालीन पर बैठी सब्जी बना रही थी और दुर्गा सोफे पर बैठी अखबार देख रही थी। कल्पना मुझे देखकर चाय बनाने के लिए उठकर किचन में चली गई। कोई ख़ास खबर? मैंने सवालिया निगाहों से दुर्गा की तरफ देखा। ख़ास तो नहीं कह सकते लेकिन दिलचस्प खबरें हैं, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मसलन? मैंने पूछा। रात को रामगढ़ पैलेस से जिस गुंडे को पुलिस के हवाले किया गया था उसने ये इतराफ़ किया है कि कैलाश ने उन्हें मुझ पर हमला करने के लिए कहा था। उनका मंसूबा तो मुझे अगवा करने का था लेकिन उन्हें कैलाश से ये हुक्म भी मिला था कि किसी वजह से अगवा में नाकाम होने की सूरत में मुझे ज़ख्मी कर दिया जाए या कम अज़ कम मेरा चेहरा बिगाड़ दिया जाए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, पुलिस ने कैलाश को भी पकड़ लिया था लेकिन उसने कोई इल्ज़ाम कबूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस उसे बाकायदा गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन यहाँ उसने भी सोसाइटी में कुछ जगह बना रखी है। उसके चंद हवारी आड़े आ गए। उनमें से एक साबिक रियासत जैसलमेर का साबिक दीवान है। जाहिर है उसका असर व रसूख अब भी है। उसकी वजह से कैलाश गिरफ्तारी से बच गया। और क्या तुम्हारा महाराणा कुछ नहीं करेगा? मैंने पूछा। वो तो साबिक महाराजा है,
उसके तो दीवान से ज़्यादा ताल्लुकात होने चाहिए। मैं महाराणा को इस मामले में नहीं घसीटना चाहती, दुर्गा ने जवाब दिया। कैलाश अगरचे बहुत अरसे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने महाराणा को कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तो बात सामने आ गई है, महाराणा को भी पता चल जाएगा और जाहिर है उसके पूछने पर मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। और महाराणा खामोश नहीं बैठेगा, वो तो कैलाश को मच्छर की तरह चुटकी में मसल कर रख देगा। तुम्हें शुरू ही में महाराणा को बता देना चाहिए था, मैंने कहा। उसी वक्त कैलाश का बंदोबस्त हो जाता तो बात यहाँ तक न पहुँचती। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हंगामा हो, दुर्गा बोली, लेकिन बहरहाल इस मामले ने सर उठाया है तो कुछ करना ही पड़ेगा। कैलाश को अपने जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो समझता था कि उसने कुछ दौलत जमा कर ली है तो उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई है। और दूसरे गुंडे का क्या होगा, मैंने पूछा। वो पकड़ा गया या नहीं? नहीं, पुलिस उसे तलाश कर रही है, दुर्गा ने जवाब दिया। इसके अलावा एक और दिलचस्प खबर है। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अखबारात बड़े लोगों के बारे में स्कैंडल बनाने में मौके की तलाश में रहते हैं, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल रात तुम मेरे साथ थे और तुमने गुंडों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। अखबार वालों ने मेरे और तुम्हारे बीच नाते जोड़ने के लिए बड़ी दिलचस्प सुर्खियां लिखी हैं। मसलन ये कि दुर्गा देवी के साथ वो सुरमा कौन था जिसने शहर के 2 नामी ग्रामी बदमाशों का भुरकस निकाल दिया। क्या दुर्गा देवी बूढ़े महाराणा से उकता चुकी हैं? क्या महाराणा धर्मेश सिंह दुर्गा के साथ किसी नौजवान को बर्दाश्त कर लेगा? वगैरह वगैरह। बात खत्म करते हुए दुर्गा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बहुत खुश हो रही हो? मैंने कहा। यह खबर तुम्हारे महाराणा तक पहुंच गई तो वो तुमसे इस नौजवान के बारे में ज़रूर पूछेंगी। महाराणा को मुझ पर पूरा विश्वास है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यकीन न होता तो वो मुझे यहाँ अकेला न छोड़ता, मेरी निगरानी के लिए किसी को यहाँ ज़रूर रखा होता। इससे पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, मगर महाराणा ने कभी ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस मरतबा तो मामला कुछ संगीन नजर आता है। मैंने कहा, ये दोनों खबरें एक साथ छपी हैं, इसका कुछ न कुछ असर तो होगा, देखा जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, दुर्गा ने कांधे उचकाते हुए कहा। वैसे तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने पूछा। बहुत जल्द ख्याल आ गया, दुर्गा मुस्कुरा दी। तुम लोग तो सो गए थे, मगर मैं रात भर तकलीफ से कराहती रही। सुबह 4 बजे के करीब मैंने कल्पना को जगाया। उसने कड़वे तेल में हल्दी मिलाकर मालिश की तो कुछ सुकून मिला। ज़रा देखो तो यहाँ सूजन हो रही है। वो मेरी तरफ पीठ मोड़ कर बैठ गई। इस वक्त उसने वही रात वाला स्लीपिंग सूट पहन रखा था। इसने दोनों हाथों से बुश शर्ट को पकड़ा और ऊपर उठा दिया। इसकी पुश्त बिल्कुल बरहना हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। दाएं शोल्डर ब्लेड पर नीला सा धब्बा था और वो जगह बाकी सूजी हुई थी। दुर्गा हाथ मोड़कर उंगलियों से उस जगह को छूने की कोशिश कर रही थी। ये इस जगह बहुत तकलीफ हो रही है, वो बोली। मैंने उंगलियों से उस जगह को टटोला तो दुर्गा के मुंह से सिसकारी से निकल गई। मैंने कल्पना को किचन की तरफ से आते देखकर दुर्गा की शर्ट नीचे खींच दी। नील पड़ गया है, मैंने कहा। 2-3 रोज़ कड़वे तेल और हल्दी की मालिश से ठीक हो जाएगा। ऐसी चोटों के लिए हमारे यहाँ यही इलाज होता है, हल्दी दर्द को खींचती है। हाँ, तुम्हें तो ऐसी बातों का खासा तजुर्बा है, दुर्गा मुस्कुरा दी। हाँ, मैंने भी बहुत चोटें खाई हैं, मैंने जवाब दिया। इस दौरान कल्पना ने हम दोनों के सामने कॉफ़ी टेबल पर चाय रख दी थी और कालीन पर बैठकर दोबारा सब्ज़ी बनाने लगी। मेरा ख्याल था किचन की तरफ से आते हुए उसने मुझे दुर्गा की पीठ पर हाथ फेरते हुए देख लिया था। वो सर झुकाए सब्ज़ी बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। सीता उस रोज़ दोपहर के खाने के वक़्त बेदार हुई थी। अगर उसे झंझोड़ कर न जगाया जाता तो वो शायद शाम तक सोती रहती। और फिर उसी रात 10 बजे के करीब जयपुर से सीता के पिताजी का फ़ोन आ गया। मैं और सीता घर से फ़ोन के करीब बैठे हुए थे, मगर हम में से किसी ने फ़ोन की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था। दुर्गा ने कॉल रिसीव की। वो 15-20 मिनट तक कल रात होटल में पेश आने वाले गुंडे वाले वाक़े के बारे में बात करती रही और फिर मैंने उसे ये कहते हुए सुना, महाराणा वो मेरा आशिक नहीं, रिश्तेदार है। वो कराना से आया हुआ है। मैं उसे खाना खिलाने के लिए होटल ले गई थी। नहीं, वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ है। ये अखबार वाले तो ऐसे ही हैं, इन्हें तो अखबार बेचना है। तुम्हारे बारे में तो कई बार ऐसी बातें लिख चुके हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। हवेली वाले मामले में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस अखबार ही से पता चलता है। वैसे मुझे यकीन है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी और ये मामला ठप हो जाएगा। हाँ ठीक है, जयराम जी की। उसने रिसीवर रख दिया। सीता और मैं सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।